Hello guys, welcome back to another video. This video is going to be stretching focused. In this video we will talk about stretching, why should we do stretching and what type of stretching we should do regularly or occasionally. Okay, so without further delay, let's start. First of all, we will talk about types of flexibility training. एग्रेसिव स्टैटिक स्ट्रेचिंग पहला पॉइंट है. फर्स्ट पॉइंट इज एग्रेसिव स्टैटिक स्ट्रेचिंग should be employed to bring an athlete's flexibility up to optimal as quickly as possible, but once that optimal flexibility has been achieved, static stretching can become gentle and less frequent to simply help maintain flexibility. ये कह रहे हैं कि लेट सपोज कोई एथलीट है जिसको फ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉब्लम है, यानी कि उसकी जो मसल्स हैं फ्लेक्सिबल नहीं है, तो आप एक स्टैटिक स्ट्रेचिंग, विगोरस स्टैटिक स्ट्रेचिंग यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, यानी कि आप इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो स्टैटिक स्ट्रेचिंग की. अदरवाइज़ अगर आप स्टैटिक स्ट्रेचिंग की इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो एक नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट हो सकता है. और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया है कि एथलीट्स को आप जब विगोरस स्टैटिक स्ट्रेचिंग परफॉर्म करवाओगे और जो फ्लेक्सिबिलिटी आप चाहते हो एक बार गेन हो जाती है ना, तो आपको माइल्ड करनी पड़ेगी इंटेंसिटी स्टैटिक स्ट्रेचिंग की. ठीक है, स्टैटिक स्ट्रेचिंग को लाइट करना पड़ेगा आफ्टर गेनिंग दैट फ्लेक्सिबिलिटी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग इज स्टैटिक स्ट्रेचिंग. Entering a stretch position and maintaining it for a given period of time. Static stretching offers the most potential for dramatic increases in flexibility but should be considered more of a remediation tool. ये कह रहे हैं कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग को एक बहुत ही इफ़ेक्टिव माना जाता है, बट कंसिडरेशन होना चाहिए. ठीक है, वो आगे बताएंगे क्या कंसिडरेशन होना चाहिए. और सिंपल होती है. आपको स्ट्रेच पोजिशन को होल्ड, स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, स्टेगनेंट, रुका हुआ. तो स्टैटिक स्ट्रेचिंग में क्या करते हो आप स्टैटिक स्ट्रेचिंग में होल्ड करते हो किसी भी पोजीशन को, कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए होल्ड करते हो. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रिसर्च हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड दैट स्टैटिक स्ट्रेचिंग में टेम्परली डिस्टर्ब नर्व फंक्शन resulting in diminished force production capacity and delayed reaction to proprioceptive input. ये कह रहे हैं कि रिसर्च हैज़ demonstrated that, just a second. नेक्स्ट पॉइंट है रिसर्च हैज़ demonstrated that static stretching में टेम्परली डिस्टर्ब नर्व फंक्शन. ये कह रहे हैं कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग शॉर्ट टर्म में नर्व फंक्शन को डिसफंक्शन कर सकती है. कैसे करेगी वो बताऊंगा आगे में. रिजल्टिंग इन डिमिनिस्ड फोर्स प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड डिलेड रिएक्शन टू प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट. ठीक है, तो ये नर्व फंक्शन को कहीं ना कहीं डिसरप्ट कर देती है, जिससे कि आप फोर्स प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी घट जाती है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है this means the possibility of slightly less strength and power and greater injury risk if stretching is performed prior to activity. Static stretching of significant duration and intensity should generally not be done prior to training or competition. कितनी ही खूबसूरत इन्होंने बात कही है कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होती है, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी होती है जो कि आप एक्सरसाइज से पहले परफॉर्म नहीं करोगे. अदरवाइज़ आपका जो नर्व फंक्शन है, ठीक है, वो इनपुट देता है मसल को लेस फोर्स जनरेट करने के लिए. ओके, जो कि एक बैड तरीका हो सकता है, एक बैड मेथड हो सकता है. इसलिए स्टैटिक स्ट्रेचिंग शुड नॉट बी परफॉर्म्ड प्रायर टू ए वर्कआउट. तो क्या कर सकते हो आप उसकी जगह, या कब परफॉर्म करनी है, ठीक है, वो सब आगे देखने वाले हैं हम. नेक्स्ट पॉइंट है, जस्ट ए सेकेंड, सॉरी. तो नेक्स्ट पॉइंट है दैट सेड देयर आर सिचुएशंस in which pre-activity static stretching may be advisable. This practice will be limited to athletes with extreme inflexibility that prevents their
एबिलिटी टू अचीव नेसेसरी पोजिशंस विद इन ए सेफ रेंज। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये पॉइंट कह रहा है कि ये जो स्टैटिक स्ट्रेचिंग होती है विगोरस वाली, है ना, वो केवल एथलीट्स के लिए है जिनको रेंज मोशन में प्रॉब्लम होती है ना, तो उनके लिए पर्टिकुलर है ये। फॉर एग्जाम्पल एन एथलीट विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली tight hamstrings or adductors may be unable to squat to full depth with the maintenance of proper lumbar extension. In such a case, time spent stretching prior to a squat workout may loosen the muscles enough to allow a safer position, and this improvement outweighs any potential force production problems. कितनी खूबसूरत इन्होंने एग्जांपल दिया है कि एक ऐसा पर्सन जिसकी हैमस्ट्रिंग्स और एडक्टर मसल्स टाइट हैं, जो प्रॉपर स्क्वाट नहीं कर पा रहा है, तो फोर्स प्रोडक्शन कैपेसिटी तो आपकी कम हो ही जाएगी, बट स्क्वाट आपके फुल रेंज ऑफ मोशन में जो लगेंगे वो फोर्स प्रोडक्शन का जो रिस्क है ना उसको आउटवे कर देंगे, यानी कि आपका फुल स्क्वाट, फुल डेप्थ में आप स्क्वाट कर पाओगे। हालांकि फोर्स प्रोडक्शन एक नेगेटिव चीज़ हो जाती है कि फोर्स प्रोडक्शन आपका कम हो जाएगा, बट अगर हैमस्ट्रिंग्स टाइट हैं तो इंजरी और एडक्टर मसल्स टाइट है तो इंजरी के चांसेस हैं, तो स्टैटिक स्ट्रेचिंग इस पर्सन को इस एग्जांपल में करनी ही होगी। यही बताया गया है कि फ़ायदा बेनिफिट तो है। ठीक है, इन एडिशन टू द प्रीवियस एक्सेप्शंस आर द एंकल्स एंड रिस्ट, दिस प्री एक्टिविटी स्टैटिक स्ट्रेचिंग शुड बी प्रिसीडेड विद ए थोरो वार्म अप टू एंश्योर सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, उन्होंने एंकल्स और रिस्ट के बारे में बात की है कि ये कह रहे हैं कि ये जो प्री एक्टिविटी स्टैटिक स्ट्रेचिंग है ये प्रिसीडेड होनी चाहिए। ठीक है, किससे प्रिसीडेड होनी चाहिए? वार्म अप से। ठीक है, टू एंश्योर सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस, यानी कि शुद्ध शब्दों में, सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए तो स्टैटिक स्ट्रेचिंग से पहले आप वार्म अप करोगे इफेक्टिवनेस के लिए और सेफ्टी और इफेक्टिवनेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहा गया है पीएनएफ स्ट्रेचिंग। नेक्स्ट हमारी पीएनएफ स्ट्रेचिंग है। स्ट्रेचिंग में ही नेक्स्ट टाइप है हमारा पीएनएफ स्ट्रेचिंग का। पीएनएफ स्ट्रेचिंग इज़ ए मोर एग्रेसिव टाइप ऑफ स्टैटिक स्ट्रेचिंग दैट कैन डिलीवर इम्प्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी इन लेस टाइम। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एक अच्छी पीएनएफ स्ट्रेचिंग एक अच्छी स्ट्रेचिंग मानी जाती है जो कि बहुत इम्प्रूवमेंट, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है, प्रोवाइड करती है लेस टाइम में। ठीक है, इट कैन बी एम्प्लॉयड इन essentially any stretch, although some may prove more difficult. Generally working with a partner in is ideal. ये कह रहे हैं कि किसी भी टाइप की स्ट्रेचिंग के साथ आप पीएनएफ एक टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग ही है, पीएनएफ को आप ऐड कर सकते हो किसी वर्कआउट के साथ। और कुछ पीएनएफ स्ट्रेचेस डिफ़िकल्ट भी होते हैं, तो आइडियली आपको किसी पर्सन के साथ, किसी पार्टनर के साथ ही आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी ये, क्योंकि आइडियली पीएनएफ जो स्ट्रेचेस होते हैं वो डिज़ाइन और परफॉर्म इस तरीके से किए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे उसकी सारी हम। द एथलीट विल फर्स्ट एज्यूम ए नॉर्मल स्टैटिक स्ट्रेच एंड होल्ड फॉर अप्रोक्सीमेटली 30 सेकेंड्स। ठीक है, जिस पार्ट को आप स्ट्रेच करना है आपको, आप उसको 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे। सीक्वेंस होता है इसमें। ठीक है, तो 30 सेकेंड्स होल्ड करना है, स्टैटिक स्ट्रेच करना है आपको। ठीक है, द एथलीट विल देन आइसोमेट्रिकली एक्टिवेट द मसल बीइंग स्ट्रेच्ड अगेंस्ट रेजिस्टेंस फॉर 5 सेकेंड्स। ठीक है, जिस पार्ट को, जिस मसल को आपको स्ट्रेच करना है, तो अगेन आपको कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अगर ये हाथ है, इसको स्ट्रेच करना है तो इधर से कोई स्ट्रेच करेगा, इधर से कोई फोर्स प्रोवाइड करेगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, और आप इधर को फोर्स करोगे 5 सेकेंड्स के लिए अगेन। ठीक है, एट द एंड ऑफ दैट 5 सेकेंड द एथलीट विल शट ऑफ द एक्टिवेशन इमीडिएटली एंड पुल द स्ट्रेच स्लाइटली फार्दर टू होल्ड फॉर 5 सेकेंड्स। ठीक है, देन आपको 5 सेकेंड्स के लिए जब कोई पर्सन यहाँ से आपको फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ से फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ना, तो आप इधर कॉन्टैक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो इस 5 सेकेंड्स के बाद आपको क्या करना है, आपको 5 सेकेंड्स और फर्दर स्ट्रेच करना है। क्लियर है बात?
तो आपने पहले 30 सेकेंड्स होल्ड किया, ठीक है, स्टैटिक स्ट्रेच में, यानी कि आपने ये होल्ड किया यहाँ स्ट्रेच, मैं रिस्ट को स्ट्रेच कर रहा हूँ, यहाँ हमने 30 सेकेंड्स होल्ड किया, फिर एक पर्सन ने यहाँ फोर्स प्रोवाइड किया, रेजिस्टेंस दिया, तो मैंने 5 सेकेंड्स आप उधर से फोर्स किया। लास्ट 5 सेकेंड्स पे आपको क्या करना है, जितना स्ट्रेच आपने किया था ना उससे फर्दर 5 सेकेंड, उस 30 सेकेंड्स जितना आपने स्ट्रेच किया था उससे फर्दर 5 सेकेंड्स स्ट्रेच और करना है। ये PNF का मॉडल होता है, मॉड्यूल होता है। इस तरीके से आप PNF स्ट्रेच करते हो 30, 5 एंड 5। बहुत सारे टाइप होते हैं, एक टाइप ये भी है, ठीक है, एग्जांपल दिया है इन्होंने। दैट दिस कॉन्टैक्ट रिलैक्स साइकिल कैन बी रिपीटेड अबाउट 5 टाइम्स इंक्रीजिंग द डिग्री ऑफ द स्ट्रेच ईच टाइम। ये कह रहे हैं कॉन्टैक्ट और रिलैक्स जो साइकिल है इसको आप 5 टाइम्स परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, और इसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं आप। देन फॉलोड बाय ए फाइनल 30 सेकेंड स्टैटिक स्ट्रेच, ठीक है, और उसके बाद आप फाइनल 30 सेकेंड स्ट्रेच फिर से देंगे। ओके, एक मैं इसका आपको वीडियो ऐड कर दूंगा शॉर्ट फॉर्म में कि किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि बहुत सारे टाइप होते हैं इसके, 2-3 टाइप से तो परफॉर्म की ही जाती है, 3 टाइप्स इस बुक में पढ़ाए भी गए हैं। तो आप तीनों टाइप की मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से देख लेना कि PNF को किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द एथलीट शुड होल्ड हिम या हर ब्रेथ ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन फेज एंड रिलीज इट एब्रप्टली along with the contraction or as she or he moves into the increased stretch। यानी कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो आपको ब्रीद इन करना है, होल्ड करना है, ठीक है, एंड जब आप स्ट्रेच को इंक्रीज कर रहे हो तो आपको ब्रीद आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कॉन्ट्रैक्शन शुड नॉट बी ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, 20 to 50% effort has been shown to be as effective and possess लेस ऑफ ए रिस्क ऑफ इंजरी, ठीक है। आपको ये कह रहे हैं कि इंटेंसिटी आपको कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं रखनी है, ठीक है, 20 to 50% कॉन्ट्रैक्ट करना है और एक अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है इसी इंटेंसिटी के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिव स्ट्रेचिंग इज़ ए फॉर्म ऑफ स्टैटिक स्ट्रेचिंग दैट यूजेस द कंट्रोल ऑफ एंटागोनिस्ट मसल टू पुल द एगोनिस्ट इनटू एन एक्सटेंडेड पोजीशन। A simple example would be lifting a straight leg to the front with the hip flexors to extend and stretch the hip extensors. This type of stretching has limited application as a stand-alone tool. However, active stretches are continually performed naturally as part of positioning. For instance, sitting in the bottom of a squat, particularly an overhead squat, involves active stretching. अब नेक्स्ट इन्होंने सबसे पहले स्टैटिक स्ट्रेचिंग की बात की, देन इन्होंने PNF की बात की, एंड अब लास्ट में इन्होंने एक्टिव स्ट्रेचिंग की बात की कि एक्टिव स्ट्रेचिंग भी एक टाइप से बेनिफिशियल होती है, ठीक है। और एक्टिव स्ट्रेचिंग होती क्या है, जैसे आप किसी मूवमेंट को होल्ड करते हैं, ठीक है, जैसे आपने स्क्वाट्स परफॉर्म किया और आप बॉटम पोजीशन में जा कर के होल्ड कर रहे हो, बैठते हुए, मतलब स्क्वाट पोजीशन में, डाउन पोजीशन में आप बैठे हुए होल्ड कर रहे हो उसको, या आप ओवरहेड गए और आपने यहाँ होल्ड कर रखा है, तो ये एक्टिव स्ट्रेचेस होते हैं, ये भी बेनिफिशियल होते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया है द टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग दैट विल रिमेन एन इंडेफिनेटिवली वैल्यूएबल टूल irrespective of the athlete's present flexibility is dynamic stretching। ये कह रहे हैं कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग की तो बात हमने की थी कि अगर एथलीट को रेंज ऑफ मोशन की प्रॉब्लम है, उसकी पोजीशन सही से वो रेंज ऑफ मोशन में परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने स्क्वाट की बात की थी और वहाँ हैमस्ट्रिंग्स और एडक्टर मसल्स टाइट थी, तो ऐसा तो यहाँ है ही नहीं। जो नेक्स्ट स्ट्रेचिंग है डायनेमिक स्ट्रेचिंग, वो इस चीज़ को कंसिडर ही नहीं करती है और बहुत इफेक्टिव भी होती है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है डायनेमिक स्ट्रेचिंग में ही मोर एक्यूरेटली टर्म्ड मोबिलिटी ट्रेनिंग, ठीक है। ये कह रहे हैं कि अगर अच्छे टर्म में बात की जाए तो मोबिलिटी ट्रेनिंग डायनेमिक स्ट्रेचिंग ना कह करके मोबिलिटी ट्रेनिंग भी आप कह सकते हो इसको, ठीक है। मोबिलिटी ट्रेनिंग इज सिंपली
The movement of joints through their full ranges of motion as defined by the athlete's requirements. Training itself may be considered a form of mobility work because the movements, assuming they are being performed correctly through the full range of motion, will preserve that range of motion quite well. यहाँ पर इन्होंने मोबिलिटी वर्क की बात की है कि मोबिलिटी वर्क में आप क्या करते हो, यानी कि डायनेमिक स्ट्रेचिंग में क्या करते हो आप मूवमेंट परफॉर्म करते हो फुल रेंज ऑफ मोशन में, ठीक है। ये बिल्कुल डिफरेंट है, स्टैटिक स्ट्रेचिंग में आप होल्ड करते हो, यहाँ आप फुल रेंज ऑफ मोशन में मूवमेंट परफॉर्म करते हो। और नेक्स्ट पॉइंट कहा गया है, एडिशनल मोबिलिटी वर्क सर्व्स मोर एज ए ब्रिज बिटवीन इनएक्टिविटी एंड एक्टिविटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए वार्म अप और टू एंश्योर मोर बैलेंस्ड मोबिलिटी फॉर एथलेटिक स्पेशलिस्ट। इन शॉर्ट, the role of static stretching can be limited largely to remediation, while dynamic stretching or mobility work should remain an ongoing element of every athlete's training, both for flexibility maintenance and as part of a pre-training and pre-competition warm-ups। कितनी खूबसूरत बात कही है इन्होंने कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग एक शॉर्ट कैटेगरी में आ जाती है, बट एज ए वार्म अप, एज ए फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, मोबिलिटी वर्क यानी कि डायनेमिक स्ट्रेचिंग एक इफ़ेक्टिव स्ट्रेचिंग मानी जाती है, ठीक है। हमारी नेक्स्ट स्ट्रेचिंग में नेक्स्ट टाइप जो स्ट्रेचिंग में आता है वो आता है आपका सेल्फ मायोफेशियल रिलीज़। हमने स्टैटिक स्ट्रेचिंग की बात की, डायनेमिक स्ट्रेचिंग की बात की, एक्टिव स्ट्रेचिंग की बात की, पीएनएफ की बात की, और लास्ट हमारा आता है सेल्फ मायोफेशियल रिलीज़। इसके बारे में देख लेते हैं। SMR शॉर्ट में कहेंगे हम, सेल्फ मायोफेशियल रिलीज़, कॉमनली रेफर टू एज फोम रोलिंग। फोम रोलिंग, आप फोम देखे होंगे, आपने फोम रोलर देखे होंगे आपने जिम्स वगैरह में। कैन बेनिफिट एथलीट्स ड्रामेटिकली इन बोथ रिमेडिएशन एंड मेंटेनेंस कैपेसिटीज़ like deep tissue massage, foam rolling and similar myofascial release techniques can break up the adhesions within the connective tissue and promote improved function and reduction in injury risk। ठीक है, ये कह रहे हैं जब टिश्यू एक टिश्यू जब वो हो जाते हैं ना, एडहेसिव हो जाते हैं, यानी कि कठोर हो जाते हैं, उनकी लेस फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, तो एक फोम रोलिंग या किसी भी टाइप की SMR, सेल्फ मायोफेशियल रिलीज टेक्निक बहुत ही इफेक्टिव होती है, ठीक है, इंजरी को कम कर देती है। आगे बात करेंगे कि किस तरीके से कम करेगी, कैसे परफॉर्म किया जाता है। फॉर सम एथलीट्स फोम रोलिंग विल बी पेनफुल, ओकेजनली excruciatingly so in certain locations. However, the pain produced by the practice abate with regular practice. Pain is a clear indication of the need for foam rolling. Once the offending adhesions have been eliminated in a given area, foam rolling will cease to be painful, at which point its purpose will shift from correction to maintenance। कितनी ही खूबसूरत बात कही है इन्होंने कि मान लो यहाँ पर टिश्यू है कोई, ठीक है, और वो टिश्यू एडिशंस में है, यानी कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ कोई टिश्यू है, टिश्यू में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो यहाँ उसको हमें उस प्रॉब्लम को रिलीज़ करना है, तो यहाँ हम स्ट्रेचिंग परफॉर्म करेंगे। तो स्टार्टिंग में पेनफुल होगा ये पार्ट जब आप स्ट्रेचिंग परफॉर्म करोगे, बट ओवर द टाइम जब आप परफॉर्म करोगे ना, तो यहाँ ये पार्ट, ये टिश्यू सही हो जाएगा और तब जाकर बात बनेगी, तब मेंटेनेंस, यानी कि एक अच्छा टिश्यू, ये जो टिश्यू अभी प्रॉब्लम कर रहा है बाद में करेगा नहीं। ये खूबसूरती है ये कि कुछ पार्ट्स में आपको पेन फील होगा जब आप फोम रोलिंग करोगे, बट ओवर द टाइम वो पार्ट जो एडिशंस में है, कठोर है, वो नॉर्मल हो जाएगा और तब जाकर के बात बनेगी, ठीक है। फोम रोल्स शुड बी सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू डेंसिटी एंड साइज। ए 6 इंच रोल ऑफ द डेंसेस्ट फोम is generally appropriate and will conveniently be durable. Softer rolls fail to produce adequate pressure on the muscles। ये कह रहे हैं कि 6 इंच का जो रोल होता है, फोम रोलर होता है, वो इनफ है। और लाइट, अगर आप थोड़े हार्ड टाइप होते हैं ना, अगर आप लाइट फोम रोलर लेते हैं तो इतना वो इफेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहा गया है, द बेसिक सेल्फ मायोफेशियल रिलीज प्रोटोकॉल इज एक्सट्रीमली सिंपल। विद द फोम रोल on the floor, the athlete will place the body part to be treated on top of it. He or she will begin with gentle rolls across the foam, possibly with reduced pressure from support of partial body weight by the arms and or feet,
making alternating passes across the length of the muscle or targeted area for around 15 to 30 seconds। इन्होंने कहा कि इतनी कोई हाई एंड वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल मेथड होता है सेल्फ माइफिशियल रिलीज को यूज़ करने का, फोम रोलिंग को करने का। 15 टू 30 सेकेंड्स की जाती है और आप अपने बॉडी वेट का हाफ ही वेट यूज़ करते हैं, क्योंकि आप फोम के ऊपर होते हैं, ठीक है। जिस पार्ट को भी आपको स्ट्रेच करना है या जिस मसल को भी आपको स्ट्रेच करना है उसके ऊपर आप रहेंगे और हैंड या लेग्स का यूज़ करेंगे आगे पीछे करने के लिए उसको। ओके, इसका भी मैं एक वीडियो ऐड कर दूंगा कि किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर सम लोकेशंस ए फोम रोलर में प्रूव अनसुटेबल, जैसे कि स्टार्टिंग में बताया भी हमने। इन दीज केसेस अल्टरनेटिव सच एज लैक्रोस और गोल्फ बॉल्स कैन बी यूज्ड। टूल्स मेड स्पेसिफिकली फॉर दिस use are also available. With these implements, smaller points can be reached more effectively, such as in the scapular musculature, the origins of the hamstrings, or to reach more deeply into the ITBs। ठीक है, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि जिन पे आप रीच आउट नहीं कर सकते फॉर्म से, तो उसके लिए गोल्फ बॉल्स का यूज़ किया जाता है वहाँ स्ट्रेच करने के लिए, ठीक है। जैसे कि आपकी हैमस्ट्रिंग्स, इन्होंने एग्जांपल भी दिया कि हैमस्ट्रिंग्स का ओरिजिन्स है, और इन्होंने बताया कि जैसे कि स्कैपुलर मस्कुलेचर होती है, ITBs होते हैं। ITBs क्या? ITBs नहीं, IT बैंड्स, ठीक है। टेनिस बॉल्स में वर्क फॉर लाइट प्रेशर एप्लीकेशंस बट आर टू शॉप टू सपोर्ट इंडिविजुअल्स ऑफ कंसिडरेबल बॉडी वेट। If an athlete is performing static stretching following a training session, preceding it with foam rolling will prepare the muscles to be more receptive to the flexibility work। ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर एक पर्सन स्टैटिक स्ट्रेचिंग कर रहा है वर्कआउट के बाद और उससे पहले फोम रोलिंग कर रहा है, तो एक इफेक्टिव वर्कआउट हो सकता है वो, यानी कि स्ट्रेचिंग एक इफेक्टिव स्ट्रेचिंग साबित हो सकती है, प्रूफ हो सकती है, और वर्कआउट वो आपको इफेक्टिव लगेगा, क्योंकि स्ट्रेचिंग आपकी बढ़िया हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है फोम रोलिंग इज़ आल्सो एन एक्सीलेंट एलिमेंट ऑफ ए वार्म अप एंड इज़ स्ट्रांगली रिकमेंडेड। प्री ट्रेनिंग और कंपटीशन फोम रोलिंग शुड नॉट बी एग्रेसिव बट शुड इन्वॉल्व स्मूथ रोल्स ओवर लार्ज एरियाज फॉर 10 to 12 passes। द illustrated rolls that follow can be performed as the first part of any warm up। ये कह रहे हैं प्री ट्रेनिंग, अगर ट्रेनिंग से पहले आप फोम रोलिंग करते हो तो वो एग्रेसिव नहीं होनी चाहिए, और वार्म अप के तौर पर आप सेल्फ माइफिशियल रिलीज फोम रोलिंग को यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फोम रोलिंग कैन बी एक्सपेरिमेंटेड विद एज पार्ट ऑफ एन एथलीट्स वार्म अप। सेम बात, इफ रोलिंग इज केप्ट कंपेरेटिवली लाइट एंड इज परफॉर्म्ड फॉलोइंग एन इनिशियल वार्म अप, ओके, ऑन ए रोअर और सिमिलर। ये कह रहे हैं कि अगर लाइट वार्म अप के बाद आप फोम रोलिंग परफॉर्म करेंगे तो वो एक इफेक्टिव हो जाएगी, बट एग्रेसिव फोम रोलिंग नहीं करनी है प्री ट्रेनिंग में, ठीक है। ट्रेनिंग से पहले एग्रेसिव रोलिंग लाइक इंटेंस स्टैटिक स्ट्रेचिंग और डीप टिश्यू मसाज इज़ नॉट रिकमेंडेड प्री ट्रेनिंग और कंपटीशन। हमने पीछे ही बात की कि ट्रेनिंग से पहले, प्री ट्रेनिंग से पहले स्टैटिक स्ट्रेचिंग या डीप टिश्यू मसाज अलाउड नहीं है, ठीक है। ऑल्दो नॉट एक्चुअली मायोफेशियल रिलीज, वेटलिफ्टर्स एंड मैनी अदर एथलीट्स विल फाइंड फोम रोलिंग हेल्पफुल फॉर इम्प्रूविंग thoracic spine mobility। The upper back is often very immobile and looked into a limited range of motion with exaggerated kyphosis। This creates undue stress on the spine and can hamper shoulder mobility during overhead work। ठीक है, इन्होंने बताया कि बहुत सारे एथलीट्स होते हैं जिनको काइफोसिस हो जाता है ना, जो थोरैकिक स्पाइन है उसकी मोबिलिटी कम हो जाती है, कर्व हो जाता है, जिसकी वजह से आपके शोल्डर भी ओवरहेड वर्क नहीं कर पाते हैं। देन फोम रोलिंग इफेक्टिव हो सकती है उनके लिए भी। दिस मोबिलिटी वर्क द एथलीट विल लाई सुपाइन। आगे इन्होंने बताया किस तरीके से आप परफॉर्म करोगे, हालांकि बहुत सिंपल है, आप बताया मैंने इससे पहले भी आपको कि किस तरीके से परफॉर्म करनी है, फिर भी इन्होंने थोड़ा सा डिटेल में बताया है।
द मोबिलिटी वर्क कैसे, द एथलीट विल लाई सुपाइन ऑन द रोल विद द सुपाइन परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रोल, क्रॉस द आर्म्स ओवर द चेस्ट एंड लूजली होल्डिंग द अपर बैक straight. The athlete will roll back and forth the length of the thoracic spine, allowing the vertebrae to release and shift slightly around the curve of the roll. ठीक है, सिंपल बताया इन्होंने. हैंड आपने यहाँ रखने हैं, बैक आपकी फ्लैट रहेगी और उस रोल पे आगे पीछे होना है आपको. स्लाइड वर्टिब्राई, ईच वर्टिब्राई को आपको रोल करना है उस पर. The athlete will typically be met initially by audible cracking, but this will invariably be both temporary and extremely satisfying. With regular practice, cracking will decrease and generally stop entirely. ओके, इन सब बातों को कंबाइन करके उन्होंने बताया कि स्टार्टिंग में वही बात जो इन्होंने स्टार्टिंग में भी बताई है कि स्टार्टिंग में क्रैकिंग साउंड सा हो सकता है जब आप थोरेसिक स्पाइन की मोबिलिटी वर्क करोगे, बट ओवर द टाइम वो क्रैकिंग दूर हो जाएगी और आपको बेनिफिट मिलेगा. सो दिस मोबिलिटी वर्क कैन बी रिमार्केबली हेल्पफुल फॉर एथलीट्स स्ट्रगलिंग विद फ्रंट एंड ओवरहेड स्क्वाटिंग ड्यू टू फॉरवर्ड राउंडिंग ऑफ द अपर बैक दैट लिमिट्स शोल्डर मोबिलिटी. ओके, जो पर्सन जो एथलीट्स फ्रंट और बैक स्क्वाट्स करने में प्रॉब्लम फेस करते हैं, इनकी शोल्डर मोबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो वो इसको अगर परफॉर्म करेंगे ये इस मोबिलिटी वर्क को जो अभी इन्होंने रिसेंटली एक्सप्लेन किया है, तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा वर्कआउट आपका, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको. लास्ट पॉइंट है, फोम रोलिंग कैन बी परफॉर्म्ड ऑन नॉन ट्रेनिंग डेज along with any necessary static stretching, but like static stretching is best preceded by a hot bath or shower to improve the compliance of the muscles. Okay, इन्होंने बताया आप स्टैटिक स्ट्रेचिंग के साथ भी यूज़ कर सकते हो फोम रोलिंग को. ठीक है, बट स्टैटिक स्ट्रेचिंग की तरह नहीं आप प्री ट्रेनिंग में आप स्टैटिक स्ट्रेचिंग का यूज़ नहीं कर सकते हो. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बी विक्टोरियस.